नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 36 है, जो कि बेस्ड है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप काफ़ी अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएं। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और काफ़ी अच्छे से आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड नेवर बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा? आपके ऑप्शन हैं ए एच डी देवगौड़ा, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर, डी मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर थे वो कभी भी किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं और वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग स्टेट एंड देयर रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए है पीवी नरसिम्हा राव, बी मोरारजी देसाई, सी एच डी देवगौड़ा, डी चरण सिंह नरेंद्र मोदी। तो आपको बताना है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये। चलिए इसका मिलान करते हैं। तो जो पीवी नरसिंहा थे वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। मोरारजी कहाँ के चीफ मिनिस्टर से? बॉम्बे के। एच डी देवगौड़ा कर्नाटका से बिलोंग करते थे और चरण सिंह जो थे अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से। और नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इस तरीके से देखिए, जो पहले का होगा वो फर्स्ट का पीवी नरसिम्हा राव होगा, सेकंड अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। ठीक है, मोरारजी देसाई इसका होगा फिफ्थ बॉम्बे। ठीक है, एच डी देवगौड़ा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। फिर चरण सिंह क्या होगा? अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट और नरेंद्र मोदी गुजरात। तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2, 5, 4 फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन ए देखिए 2, 5, 4 फर्स्ट एंड थर्ड। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सदस्य था? आपके ऑप्शन हैं ए एच डी देवगौड़ा, बी आई के गुजराल, सी चंद्रशेखर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रशेखर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन सा अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में शामिल नहीं हुए? आपके ऑप्शन हैं ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी वीपी सिंह, सी चंद्रशेखर, डी चौधरी चरण सिंह। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ड मंत्रिमंडल कैबिनेट इज मेंशन्ड ओनली वंस इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज इन। मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार किया गया है और वह है। आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 74, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 76। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 352 में जो कैबिनेट है या मंत्रिमंडल है इसका नाम मेंशन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन हैं ए वीपी सिंह, सेकंड आर वेंकटारमन, थर्ड वाई बी चवन, फोर्थ प्रणब मुखर्जी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय द यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं।
पहला वीपी सिंह, दूसरा आर वेंकटरमन, तीसरा वाईबी चवन, चौथा प्रणब मुखर्जी। तो बताइए इनमें से कौन कौन से थे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो चारों के चारों जो लोग हैं, ये चारों के चारों ही वीपी सिंह हो, चाहे आर वेंकटरमन हो, वाईबी चवन, प्रणब मुखर्जी, ये सभी लोग इंडिया के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन डी में है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, the policy of liberalization, privatization, and globalization was announced as new economic policy by Prime Minister. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को प्रधानमंत्री द्वारा नई आर्थिक नीति के रूप में घोषित किया गया था। तो किसने इसको बताया था कि इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होगा? आपके ऑप्शन हैं ए राजीव गांधी के टाइम पे, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव, या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह? निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, बी फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, या डी फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट आईएमएफ में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। इसमें से जो कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी पोस्ट थी जो उन्होंने नहीं संभाली थी? आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। वो कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी इनमें से वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं रिजर्व बैंक के, और उन्होंने आईएमएफ को भी रिप्रेजेंट किया है। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 9, assertion, ministers make policy and civil servant adhere to that policy. Reason, parliamentary form of government work on the principle of cabinet collective responsibility. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दावा, मंत्री नीति बनाते हैं और सिविल सेवक उस नीति का पालन करते हैं। कारण, सरकार का संसदीय स्वरूप कैबिनेट सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर काम करता है। तो बताइए क्या जो इसका असर्शन है और जो रीजन है सही है, गलत है, या क्या है? नवे क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए नवे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो असर्शन बोल रहा है कि मिनिस्टर्स मेक पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट अधेयर टू दैट पॉलिसी, ये तो असर्शन ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या बता रहा है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत है। ठीक है, मतलब जो रीजन है ये रीजन सही नहीं दे रहा है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये असर्शन के रीजन को पुष्टि नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो काम तो करता है कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, लेकिन जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको पूरा भी सिविल सर्वेंट ही करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नवे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। Question number 10, assertion, the Council of Ministers in the Union of India is collectively responsible both to the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Reason, the member of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha are eligible to be the minister of the union government. दावा क्या कह रहा है कि भारत संघ में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति जिम्मेदार है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्र सरकार के मंत्री बनने के पात्र हैं। तो बताइए असर्शन और रीजन में क्या सही है और क्या गलत है? इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दिया कीजिए और सोच के तब इसका आंसर किया कीजिए। असर्शन क्या बोला? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, यही गलत है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली टू लोकसभा, ना कि राज्यसभा। तो
ए जो है वो तो गलत है। रीजन क्या कह रहा है? द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये सच है, ये स्टेटमेंट सही है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, द मेंबर ऑफ द बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ये सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी, 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द लोक सभा एंड द राज्यसभा। रीजन, मेंबर ऑफ बोथ लोक सभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, अब इस क्वेश्चन का कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अब अभिकथन क्या है कि भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए जिम्मेदार है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्र सरकार में मंत्री बनने के पात्र हैं। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, नहीं, ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। रीजन क्या बोल रहा है कि मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट। ये रीजन इसका सही है, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है लेकिन असर्शन गलत है। ठीक है, 11वें का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। अब असर्शन क्या कह रहा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इंडिया इज जॉइंटली अकाउंटेबल बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा। रीजन, मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट। एक ही क्वेश्चन को देखिए कई तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है, क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं लेकिन जो उसका मेन एम होता है उसको सेम ही रखा जाता है, स्टेटमेंट फ्रेम करने का तरीका बदल दिया जाता है। इसका भी आंसर क्या होगा बताइए? 12वें क्वेश्चन का सेम चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबल होता है लोकसभा के लिए, और जो मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के वो एलिजिबल होते हैं मिनिस्टर्स बनने के यूनियन गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। रीजन, इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। दावा, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री के रूप में वर्णित करना एक राजनीतिक निर्णय है, कारण यह उन्हें प्रधानमंत्री कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो इसमें से क्या सही है और क्या गलत है ये आपको बताना है। देखिए, जो असर्शन कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या बोले कि इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन बता रहा है बताइए वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही लेकिन वो इसका रीजन नहीं है असर्शन का। तो इस तरीके से बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, consider following statement. First, the executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister. Second, the Prime Minister is the ex officio chairman of the Civil Services Board. Which of the statement given below is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो जो स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। ये किसमें वेस्टेड होता है? ये प्रेसिडेंट में। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरीके से नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 14th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, with reference to union government, consider the following statement. First, the Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily the sitting member of Lok Sabha only.
Second, the Union Cabinet Secretariat operates under the direction of the Ministry of Parliamentary Affairs. Which of the statement given below is are correct? केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत का संविधान प्रावधान करता है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के मौजूदा सदस्य होंगे। दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में कार्य करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरली द सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं, चाहे वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके बाद से दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो क्या ये इसके अंतर्गत कार्य करता है? जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं बताओ, आप लोग बताइए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो नीदर वन नॉर टू, ठीक है, नीदर वन नॉर टू। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवाधिकारी कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी द कैबिनेट सेक्रेटरी, सी द होम सेक्रेटरी, डी द फाइनेंस सेक्रेटरी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सबसे हाईएस्ट सिविल सर्विस का पोस्ट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 17. Which one of the following constitutional amendments states that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of member of the House of the People? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन कहता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? ए 90, बी 91, सी 92 या डी 93? तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 91st, ठीक है। जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो कब हुआ था? 23 में पारित हुआ था और इसी में कहा गया था कि जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो 15% से एक्सीड नहीं करेंगे जितने की टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा में जितने मेंबर्स होते हैं उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रह सकता है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following constitutional amendment act restricted the size of the council of minister to 15% of the total member of the lok sabha? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्री परिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया? आपके ऑप्शन है 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009, बी 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, सी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 या डी 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज लिमिटेड द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा? किस संवैधानिक संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया? आपके ऑप्शन है ए 98, बी 91st, सी 92, डी नन ऑफ द अबव। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, the number of ministers at the center on 15 August 1947 was 18. दूसरा, the number of ministers at the center at present is 36. Which of the statement given below is are correct? ये जब एग्जाम से पूछा गया था ये उस टाइम के द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या पूछी गई थी, तो मे बी आज के टाइम पे ये रिलेवेंट ना हो, तो उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा जब अगर एग्जामिनेशन हॉल में आता है।
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट? केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो कौन सा दिया गया कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर ऑफ 15 अगस्त 1947 वाज 18 थे। ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन द नंबर ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एट प्रेजेंट इज 36, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप लोग को बताना है करंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं सेंट्रल लेवल्स पे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन ए, 1 ओनली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए ग्रीन पेपर, बी व्हाइट पेपर, सी येलो पेपर, डी ब्लू बुक। तो 21st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्हाइट पेपर। ठीक है, जो मिनिस्ट्री प्रोड्यूस करती है उसको व्हाइट पेपर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, which article of the Indian Constitution describe the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह ना हो? तो आपके ऑप्शंस क्या दे रखा है कि ऑप्शन ए आर्टिकल 257, बी आर्टिकल 258, सी आर्टिकल 355 या डी आर्टिकल 356। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 257। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ? केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? आपके ऑप्शन से ए गोपाल स्वामी अयंगर, बी के एम मुंशी, सी टी टी कृष्णमाचारी, डी बी सी रॉय। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is are the functions of the cabinet secretariat? First, preparation of agenda for cabinet meeting. Second, secretariat assistance to cabinet committee. Third, allocation of financial resources to the minister. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट सचिवालय का कार्य है? पहला, कैबिनेट बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना। दूसरा, कैबिनेट समितियों को सचिवालय सहायता करना। तीसरा, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो बताइए कौन सा फंक्शन होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का? तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, ये सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट टू कैबिनेट कमेटी, ये भी बिल्कुल सही, लेकिन एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये इसका काम नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट। तो सी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए जीएल नेहरू शांतिवन, बी लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, सी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, डी राजीव गांधी कर्मभूमि। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो राजीव गांधी है इनका कर्मभूमि लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि राजीव गांधी का क्या है? वीर भूमि। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी जो जवाहरलाल नेहरू है शांतिवन बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट ये भी सही है, और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल बिल्कुल सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी का क्या हो जाएगा? वीर भूमि, ना कि कर्म भूमि। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, और कर्म भूमि किसका है बताइए? कर्म जो 9th प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल, उनका है कर्म भूमि। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को, और अपने फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए जिससे कि हम और बेहतर लेक्चर्स आप सभी के लिए प्रोवाइड कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।